सज्जन, क्या आपका गणित गुजरात को लेकर कहता है अगर अयोध्या जैसी जगह फैजाबाद जो कि डन डील थी, अगर फैजाबाद की सीट 2 बार के सिटिंग एमपी, जनरल कैटेगरी की सीट, अवधेश पासी पहली दफा 9 बार के विधायक थे, लेना देना था नहीं लोकसभा चुनाव से, कोई एक सिंबल के तौर पर अवधेश पासी को खड़ा किया गया, ना मथुरा ना काशी, इस बार अवधेश पासी। तो अगर वहां तकरीबन 55,000 वोटों से जीत हो सकती है सारे गणित धता बताते हुए, तो क्या गुजरात में यह पॉसिबल है या फिर नहीं है? ज्यादा मजबूत गढ़ है क्या गुजरात बीजेपी का? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से गुजरात मुश्किल होगा अभी बीजेपी को हराना। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप जमीनी समीकरण एक और दूसरा आंकड़ों के हिसाब से देखें तो देखिए, केवल अहमदाबाद, गांधीनगर 21-5-26 सीट, सूरत में आपकी 16 सीट्स है और बड़ौदा में 12 सीट हैं। ये कुल मिला के लगभग 54 सीटें हो जाती हैं। और ये जो 4 जो केंद्र है बीजेपी के, बहुत मजबूत गढ़ है। और 17 में बीजेपी सौराष्ट्र में या उत्तर गुजरात में या ट्राइबल रीजन में जब उनको एक चुनौती मिली कांग्रेस से, पाटीदार आंदोलन था, सौराष्ट्र में उसका असर पड़ा, कच्छ में असर पड़ा, और बाकी जो ठाकुर, ओबीसी ठाकुर जो होते हैं, अल्पेश ठाकुर वाले, और ट्राइबल्स में भी कांग्रेस को एक बढ़त मिली, तो ये 4 जगहों पे बीजेपी ऑलमोस्ट स्वीप कर गई थी। वो अभी भी बीजेपी का एक बहुत ही मजबूत गढ़ है। तो पहली बात तो यह है कि वोटिंग परसेंटेज को आप एवरेज तरीके से देखें तो ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल भी जाए तो एक बढ़त होगी, लेकिन वो हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। दूसरी बात देखिए कि जब आप गुजरात की बात लेते हैं, वहां पे बीजेपी के पास चेहरे हैं और बीजेपी का आधार पाटीदार में अभी है बहुत मजबूत। दूसरा, जो सौराष्ट्र की तरफ कोली समुदाय, बड़ा समुदाय है, उसमें इनका अच्छा आधार हो गया है। जो बनसकंठा की आप बात कर रही हैं, उत्तर गुजरात जो राजस्थान के बॉर्डर पे है, वहां पे ओबीसी ठाकुर है, वो ट्रेडिशनली अंत तक कांग्रेस में रहे। पिछली बार वो काफी निराश होकर कि कांग्रेस में कोई उन्हें उम्मीद नहीं दिखी। आम आदमी पार्टी ज्यादा ट्राइबल रीजन्स में फोकस कर रही थी। तो जो 13% आम आदमी पार्टी का भी है, उसका देखेंगे कि मैक्सिमम इंपैक्ट जो था, तो आपको दाहोद है, तापी है, नर्मदा है, डांग है, ये जो ट्रेडिशनल कांग्रेस बेल्ट थे, उसमें उनका जोर रहा। तो आंकड़ों के हिसाब से मुझे अभी भी, चाहे संगठन की बात हो, चेहरे की बात हो, एक रियलिस्टिक सेंस में अभी बीजेपी कहीं से भी हारती हुई नहीं दिख रही है। निश्चित तौर पे कांग्रेस की जो बुरी हार हुई है, उसमें निश्चित तौर पे सुधार हो सकता है। नहीं, लेकिन अगर सज्जन में ये पूछूं, मैं लोकसभा को भी सामने रखूंगी और विधानसभा को भी सामने रखूंगी, तो 2009 और 2004 का जो प्रदर्शन था गुजरात का, हम क्योंकि 14 और 19 तो याद रखते हैं, क्योंकि हालिया चुनाव वही थे। 14 में क्लीन स्वीप हो गया, 26 में से 26, 19 में भी क्लीन स्वीप हो गया, वो भी हमें याद है। 24 में भी मात्र 1 सीट कांग्रेस जीती, वो भी हमें याद है। लेकिन 4 और 9 का जो चुनाव था, वो एक क्लोज फाइट थी, ये हम भूल जाते हैं क्या? 15 और 11 9 में, और 4 में 14 और 12, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। और जैसा आशु कह रहे हैं कि कांग्रेस का वोट शेयर इंटैक्ट है, पिछले 30 बरस में कांग्रेस 33 से 41% के आसपास बनी रही। 33, 35, 39, 38, 39, ये बना रहा कांग्रेस का वोट फीसद, सिर्फ 22 को छोड़ दें अगर तो। नहीं, लेकिन इसका एक सब टेक्स्ट भी है। सब टेक्स्ट ये है कि जो एवरेज नंबर है 40% का, वो डिस्पर्स है, वो सीट में उस तरीके से नहीं कन्वर्ट करता है जितना हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बीजेपी का स्ट्रॉन्ग एरिया। जो मैंने कहा, आप अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत और बड़ौदा और सौराष्ट्र में राजकोट को जोड़ ले, तो बीजेपी का ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जहां पे उनका वोट जो है सीट में, कांग्रेस के पास वोट परसेंटेज तो आती हैं, लेकिन वो डिस्पर्स हो जाती हैं, वो बहुत जगह सीट में कन्वर्ट नहीं होता, तो एवरेज अच्छा रहता है। और जो मैंने अयोध्या का पूछा आपसे सज्जन जी, हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है कि कंसोलिडेट वोटिंग और डिस्पोज्ड वोटिंग, वो सीट में कन्वर्ट नहीं होता, ये आपकी बात वजह है। लेकिन मैंने अयोध्या के जिस मॉडल का जिक्र किया, देखिए, उसमें भीतर घात जरूरी है बीजेपी के अंदर। यूपी में हर कोई जानते हैं कि 2024 में यूपी ने सबसे बड़ी बात यह दिखाई है कि बीजेपी अभी एक फैक्शन रिडन पार्टी है, और ये उसके सामने आ गया है इस चुनाव में। और यही चुनौती बीजेपी की है आने वाले समय में। आप चाहे नैरेटिव के, अब सवाल है, नैरेटिव में बहुत जगह लोग ये भी कह रहे हैं कि एंटी योगी नैरेटिव हो या एंटी पीएम नैरेटिव हो, वो एक अंदरूनी एक बात। अनुप्रिया पटेल ने योगी को लिखा कि यहाँ पे एससी, एसटी, ओबीसी के साथ भेदभाव हो रहा है। वो अब ये चीजें उन्होंने स्वतः की, या इसका एक फैक्शनल एंगल भी हो सकता है। पार्टी 10 साल के बाद, हेजेमनी के बाद,
जिस तरीके से फैक्शन रिटेन हुई है, तो वो भीतर घात जो है वो जरूरी है, जिस तरह की पैरेलल गुजरात में लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक वो नहीं होता, याद रखिए अभी भी 2022 में हम लोगों ने काफी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड स्टडी किया था। लोकल बीजेपी से लोग बहुत खुश नहीं थे, लेकिन एक बात हर कोई कह रहा था कि भाई जिस तरीके से घर घर पानी, सौराष्ट्र, काठियावाड़ वगैरह में, कच्छ वगैरह में मोदी ने दिया, बिजली और जो भी हो, उन्होंने कहा कि मोदी आएंगे और बस एक लाइन बोलेंगे, भाइयों अणे मारी बहनों। यही हुआ था 2022 में। 2022 का तो जैसे विजय कह रहे हैं कि 17 का चुनाव उन्होंने क्लोजली वॉच किया, 2022 का चुनाव मेरी भी नजरों से बारीकी से गुजरा। यही हुआ 2022 में। मोरबी पुल हादसे के बाद तमाम लोग एक एंटीसिपेशन मोड में थे कि भाई लॉस होगा, लॉस होगा, लॉस होगा, और लैंडस्लाइड विक्ट्री पिछले कई बरसों के कई चुनावों से भी कमोबेश ज्यादा विक्ट्री, 156 सीटें। यही किया था उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजराती अस्मिता से अपने भाषणों को जोड़ा। बिल्कुल, उससे भी जोड़ा। और दूसरा, आम आदमी पार्टी ने भी जो स्प्लिट किया 13% वोट, उससे क्या हुआ, पूरा जो ट्राइबल बेल्ट जो ट्रेडिशनली कांग्रेस का घर रहा था, ये पिछले कई बार के बीजेपी के जीत के बावजूद, वहां पे क्या हुआ कि स्प्लिट हुआ एंटी बीजेपी वोट। और उसमें याद रखिए कि सांगठनिक तौर पे बीजेपी वहां काफी हेजेमोनिक है। अच्छा। वो उस तरीके से वो चीज कांग्रेस के पास, देखिए 17 में विजय जी की एक बात से मैं थोड़ा अलग सोचता हूं। 17 में अगर टेंपल विजिट, किसान का मुद्दा, पाटीदार आंदोलन के साथ एक चेहरा अगर आप शंकर सिंह वाघेला को बना देते, तो शायद स्थिति, देखिए एक एंकर भी चाहिए राज्य चुनाव में, एक एंकर चाहिए होता है, एक फेस चाहिए होता है। राहुल जी को व्यक्तिगत तौर पे शंकर सिंह वाघेला शायद बहुत पसंद नहीं थे, या बहुत सारे लोग जो कांग्रेस की टीम के थे उन्होंने भी कहा था। तो वो उस समय था कि चेहरा आपके पास नहीं थी, और यहां पे मोदी का फिर भी एक असर था और ये बच गए। लेकिन अभी तो ये चेहरे वाली जो बात सज्जन कह रहे हैं, ये चुनौती होगी क्या विनोद जी?